हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान मेनिया क्लासेस में। बच्चों आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं यूके बोर्ड क्लास 10th साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो बच्चों, इससे पहले भी हमने एक क्लास डाली है। इसमें उस क्लास में हमने क्लास 10th साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से उन सभी क्वेश्चंस को कवर किया है जो 1 मार्क्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अब ये उसी क्लास का पार्ट सेकंड है जिसमें हमने सभी उन क्वेश्चंस को कवर किया है जो 2 और 3 मार्क्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश के स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं? स्पेक्ट्रम के किस रंग का विचलन सबसे अधिक और किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, उस प्रकाश स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? ठीक है, तो आपको प्रकाश स्पेक्ट्रम के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या लिखा है आंसर, जब श्वेत प्रकाश के जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है और वह अपने अवयव 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, तो क्या बोला है, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने अवयव 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, कितने रंगों में विभाजित हो जाता है? 7 रंगों में। प्रकाश के इन 7 रंगों की जो पट्टी होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों समझ में आया? जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने अवयव 7 रंगों में विभाजित होता है। जो ये 7 रंग की पट्टी होती है, यानी कि प्रकाश के इन 7 रंगों की पट्टी को ही क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये 7 रंग कौन कौन से हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा गया है विबग्योर। क्या लिखा गया है? विबग्योर। ठीक है, तो ये जो विबग्योर वर्ड है इससे इन सभी 7 रंगों का पता चलता है। तो सबसे पहला वर्ड है आपका वी, यानी कि वॉयलेट, जिसका मीनिंग होता है बैगनी। आई आई इंडिगो, जिसका मीनिंग होता है जामुनी। बी ब्लू नीला। जी से होता है ग्रीन हरा। वाई से येलो पीला। ओ से ऑरेंज नारंगी एंड आर से होता है रेड लाल। ठीक है, तो ये सभी रंग जो होते हैं ये आपके स्पेक्ट्रम के रंग होते हैं। ठीक है, तो ये सभी रंगों को एक क्रम में दिया गया है। तो ये जो क्रम है ये कौन सा क्रम है? नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, तो इन्हीं 7 रंगों की जो पट्टी होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि इसमें जो ये स्पेक्ट्रम है इसमें किस रंग का विचलन सबसे अधिक और किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? तो यहाँ पे लिखा है स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग का विचलन। ठीक है, तो जो बैगनी रंग है उसका विचलन सबसे अधिक होता है। तो बैगनी रंग का विचलन क्या होता है? सबसे अधिक होता है। क्यों होता है इसका विचलन सबसे अधिक? क्योंकि जो इसकी तरंग दैर्घ्य होती है ये क्या होती है? सबसे कम होती है। ठीक है, तो जिस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी उसका विचलन सबसे अधिक होगा। तो बैगनी रंग की का विचलन सबसे अधिक होता है तो इसकी तरंग दैर्घ्य भी क्या होगी? सबसे कम होगी। अब यहीं पे आपसे सबसे कम विचलन पूछा था, तो सबसे कम विचलन क्या है? आपके लाल रंग का होता है। लाल रंग का विचलन सबसे कम क्यों होता है? क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है? इस सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगी उसका विचलन कम, और जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी उसका विचलन अधिक होगा। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको कौन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, और स्पेक्ट्रम के अंदर कौन से 7 रंग है ये आपने याद रखने हैं, और किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और क्यों होता है उसका कारण भी आपने यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूरदृष्टि दोष और इसके निवारण के लिए, दूरदृष्टि दोष क्या होता है और इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, हम दूरदृष्टि दोष क्या होता है और इसके निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, ऐसा लेंस जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट
नहीं दिखाई देती हैं, तो इस दोष को क्या कहा जाता है? दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। कौन सा दोष कहा जाता है? दूरदृष्टि दोष। ठीक है, तो एक बार दोबारा से देखिए, ऐसा दोष, ठीक है, ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, तो इसे हम कौन सा दृष्टि दोष कहते हैं? दूर दृष्टि दोष। ठीक है, जब हमें दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देंगी परंतु पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देंगी, तो इसे कहेंगे दूर दृष्टि दोष। और इस दोष के निवारण के लिए जिस लेंस का यूज किया जाता है, जिस लेंस का प्रयोग किया जाता है, उस लेंस का नाम है उत्तल लेंस। ठीक है, समझ में आया? तो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अब यहाँ पर आपसे ओनली दूर दृष्टि दोष का पूछा है, लेकिन कभी कभी आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष क्या है और इसके निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए निकट दृष्टि दोष भी लिखा है, तो एक बार इसे भी देख लीजिए। क्या लिखा है? निकट दृष्टि दोष एक ऐसा दोष है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, जिसमें कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति पास की वस्तुएं तो स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो उसे हम कहते हैं निकट दृष्टि दोष। जब व्यक्ति पास की वस्तुओं को तो साफ देख लेता है परंतु दूर की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है, तो उसे हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है, इस दोष के निवारण के लिए जो लेंस प्रयोग में लाया जाता है वो कहलाता है आपका अवतल लेंस। ठीक है, तो इस दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग में लाया जाता है? अवतल लेंस। ठीक है, समझ में आया बच्चों सेकंड क्वेश्चन? ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन थर्ड। तो क्वेश्चन थर्ड क्या है आपका? घरेलू परिपथ में अतिभरण, घरेलू परिपथ में अतिभरण के लिए आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, तो जो घरेलू परिपथ में आपका अतिभरण हो जाता है कभी कभी, तो उसके लिए हमें क्या करनी है, कौन सी सावधानियां बरतनी है उनके बारे में बताना है। ठीक है, तो कौन सी सावधानियां बरतनी है? तो देखिए, यहाँ पे इसका आंसर लिखा है, क्या लिखा है? घरेलू विद्युत परिपथ, घरेलू विद्युत परिपथ में अतिभरण के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको कुछ सावधानियां दी हैं। अब वो सावधानियां कौन कौन सी हैं देखिए, लिखा है, फर्स्ट लिखा है सही फ्यूज का उपयोग, अर्थात हर परिपथ में क्षमता के अनुसार सही रेटिंग का फ्यूज या मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लगाना चाहिए, जो ज्यादा करंट आने पर भी क्या कर सकता है, सर्किट को अपने आप तोड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अतिभरण से बचने के लिए क्या करना है, सही फ्यूज का प्रयोग करना है। मतलब क्या है इसका, कि हर परिपथ में अपनी क्षमता के अनुसार ही हमने सही रेटिंग का फ्यूज या फिर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लगाना है। ठीक है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर आपने सुना होगा, हम कभी कभी बोलते हैं एमसीबी डाउन हो गई, बोलते हैं ना एमसीबी डाउन हो गई, तो वो जो एमसीबी है उसी का फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो इन्हें लगाने से क्या होता है, जब कभी कभी अगर करंट बहुत तेज आ रहा है, बहुत तेज फ्लो में आ रहा है, तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली सर्किट को क्या कर देता है, तोड़ देता है। इसी वजह से हमें वहाँ पे एमसीबी या फिर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लगाना पड़ता है। ठीक है, तो एमसीबी लगाने से क्या होता है, जो भी तेज करंट, अगर ज्यादा करंट आता है तो वो क्या करता है, वहां पे सर्किट को तोड़ देता है। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट सावधानी। सेकंड नंबर पे क्या आता है आपका, एक ही सॉकेट पर अधिक से सॉरी एक ही सर्किट पर अधिक विद्युत उपकरणों का संयोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, अतिभरण हो सकता है। ठीक है, तो एक ही सॉकेट है हमारे पास, तो हमने क्या किया, उसमें एक से ज्यादा विद्युत उपकरण लगा दिए। इससे क्या होगा, अगर हम एक से ज्यादा उपकरण उसमें लगाएंगे तो वो क्या करेगा, ज्यादा करंट खींचेगा, ज्यादा पावर आएगी, और अगर ज्यादा करंट खींचेगा तो क्या है, अधिभरण हो सकता है। जैसे कि मान लो हमने एसी यूज किया, ठीक है,
आयरन यूज की, क्योंकि ये ज्यादा वोल्ट के होते हैं, है ना। इनका जो पावर वोल्ट होता है वो क्या होता है, अधिक होता है। तो अधिक पावर वोल्ट वालों को अगर हम एक ही सॉकेट में लगाते हैं तो उससे क्या होता है, वो अधिक विद्युत खींचते हैं। अधिक विद्युत खींचने की वजह से क्या होता है, वहां पे अतिभरण हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से हमें क्या करना चाहिए, एक सॉकेट पर एक से ज्यादा विद्युत उपकरण का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। समझ में आया, विद्युत अतिभरण से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपने लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका क्वेश्चन 6 है। देखिए, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 5 है। जब लोहे की कील को, जब लोहे की कील को किसमें डुबोया जाता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है, कोई हमारे पास कॉपर सल्फेट का विलयन है और हमने क्या किया, उसमें एक लोहे की कील डाल दी। तो थोड़े टाइम बाद आप देखोगे तो उस विलयन का रंग बदल जाता है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उसका रंग क्यों बदलता है, ये आपने बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब लोहे की कील को, देखिए इसका आंसर, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट, ठीक है, किसमें, कॉपर सल्फेट में डाला जाता है तो जो विलयन का रंग है वो बदल जाता है। क्यों बदल जाता है, क्योंकि लोहे का कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय शील होता है, अधिक क्रियाशील होता है। जो लोहा है एक ऐसी धातु है जो कॉपर से अधिक सक्रिय होती है, यानी कि कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय होती है, ठीक है। लोहा क्या होता है, कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय होता है, जिस कारण क्या होता है, जिससे क्या होता है, लोहा क्या करता है, कॉपर को विलयन में से विस्थापित कर देता है, ठीक है। लोहा कॉपर को विलयन में से विस्थापित कर देता है, कॉपर में से विस्थापित करता है, ठीक है। और आयरन सल्फेट बना देता है, ठीक है। कॉपर से कन्वर्ट करने के बाद कॉपर को तो विस्थापित कर देता है और क्या बना देता है वहां पे, आयरन सल्फेट बना देता है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है, उसका रंग चेंज हो जाता है और क्या हो जाता है, हरा हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका चेंज देखने को मिलता है उसमें, जब आप क्या करते हो, लोहे की कील को किसी कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हो तो लोहा क्या कर देता है, उस कॉपर को विलयन से विस्थापित कर देता है और उसे किस में बदल देता है, आयरन सल्फेट में बदल देता है, जिस कारण उसका रंग भी बदल जाता है, ठीक है। तो पहले उसका रंग क्या होता है, नीला होता है, लेकिन जैसे ही उसमें लोहे की कील डालते हैं तो वो विलयन हमारा चेंज हो जाता है, आयरन सल्फेट विलयन में बदल जाता है और उसका रंग कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया। तो इसको हम एक समीकरण के थ्रू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले हमारा क्या है, एफ ई, एफ ई किसका फॉर्मूला है, किसका सिंबल है, ये आपको पता होगा। एफ ई है हमारा लोहा, ठीक हो गया। एफ ई को हमने डाला किसमें, सी यू एस ओ फोर, सी यू एस ओ फोर क्या है, कॉपर सल्फेट। यह है आपका लोहा, ठीक है। यह है आपका लोहा, यह है आपका कॉपर सल्फेट, ठीक है। लोहे को, लोहे को हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट विलयन में डाला, ठीक है। लोहे को हमने कॉपर सल्फेट विलयन में डाला तो हमें क्या मिला, हमें क्या मिला, आयरन सल्फेट, यानी कि FeSO4, जिसे हम क्या बोलते हैं, आयरन सल्फेट,
ठीक है, ये है आयरन सल्फेट। और उसके बाद आप क्या करोगे, प्लस Cu यानी कि कॉपर। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या हुआ, इस लोहे को हमने कॉपर सल्फेट में डाला, इन दोनों की अभिक्रिया कराई, तो हमें क्या मिला, आयरन सल्फेट मिला। ठीक है, जिस कारण क्या होता है, पहले तो यहाँ पे इसका रंग कैसा था, जब हमारा वो कॉपर सल्फेट विलयन था, खाली कॉपर सल्फेट विलियम था, तो उसका रंग कैसा था, नीला था। लेकिन हमने उसमें क्या किया, लोहा डाल दिया, लोहे की कील डाल दी। तो लोहा जो है वो कॉपर की अपेक्षा बहुत क्रियाशील है। अभी आपने पढ़ा था कि लोहा एक कैसी धातु है जो कि कॉपर से अधिक सक्रिय होती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इस कॉपर को विस्थापित कर देता है और क्या बना देता है, आयरन सल्फेट बना देता है। ठीक है, जिस कारण इसका रंग भी नीले से हरा हो जाता है। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखना है, पहले इसका रंग नीला था, लेकिन जैसे ही हमने इसमें लोहा डाला तो लोहा क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है और उसको आयरन सल्फेट में बदल देता है, जिस कारण इसका रंग कैसा हो जाता है, नीले से हरा हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने अच्छे से देखना है और रिवाइज करना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम और रासायनिक सूत्र लिखिए तथा इसके दो उपयोग भी लिखिए। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। पहले क्या पूछा गया है क्वेश्चन, जो विरंजक चूर्ण होता है इसका आपने पहले रासायनिक नाम लिखना है, उसके बाद रासायनिक सूत्र लिखना है और उसके बाद दो प्रयोग बताने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बताने हैं, दो उपयोग बताने हैं कि किस किस में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपने लिखा है कि जो रासायनिक नाम होता है विरंजक चूर्ण का, वो क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, सॉरी एक मिनट, हाँ यहाँ पे थोड़ा क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है। ठीक है, अब इसका रासायनिक सूत्र क्या है, CaCl2, इसको इस तरीके से, सॉरी CaOCl2। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखोगे, एक मिनट इसको यहाँ पे करेक्ट कर दूं, क्या है, CaOCl2। ठीक है, तो ये आपका विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। अब यहाँ पे इसके प्रयोग लिखे गए हैं कि ये किस में उपयोग किया जाता है। सबसे पहला उपयोग है, जो पीने वाला पानी है उसको जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए हम क्या करते हैं, विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं। पीने वाले पानी को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, वस्त्र उद्योग में सूती के विरंजन के लिए प्रयोग किया जाता है। कागज की फैक्ट्री में जो लकड़ी होती है उसकी मज्जा का विरंजन के लिए विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हैं इसके उपयोग, ये आपने पढ़ लेने हैं। इसका रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक नाम, ये दोनों याद करने हैं। और साथ ही एक क्वेश्चन और देखिए इसमें, कभी कभी आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विरंजक चूर्ण बनाने की विधि बताइए या फिर इसका समीकरण लिखिए, रासायनिक समीकरण लिखिए। तो विरंजक चूर्ण किस तरीके से बनता है, उसके लिए आपने एक रासायनिक समीकरण लिखनी है। अगर ये पूछा जाएगा तो आप ये रासायनिक समीकरण लिखिए, लिखोगे। ठीक है, तो मैं बताती हूँ क्या लिखना है, CaOH, ब्रैकेट लगाना है यहाँ पे ट्वाइस। ठीक हो गया, CaOH2 प्लस Cl2, एरो लगाना है। एरो लगाने के बाद आपका आएगा CaOCl2, यानी कि इनकी अभिक्रिया करने के बाद जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, CaOCl2, जिसे आपने पढ़ा है विरंजक चूर्ण। ठीक है, तो ये क्या है हमारा CaOH2, क्या है, बुझा हुआ
चूना, ठीक है। तो ये है आपका शुष्क बुझा हुआ चूना, ठीक है। जो CaOH है, OS2 है, ये आपका शुष्क बुझा हुआ चूना है। और इस शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया करानी है किसके साथ? क्लोरीन के साथ, ठीक है। तो जब आप इस बुझे हुए चूने की अभिक्रिया कराओगे इस क्लोरीन के साथ, तो आपको क्या मिलेगा? विरंजक चूर्ण मिलेगा। क्या मिलेगा? विरंजक चूर्ण मिलेगा, ठीक है। समझ में आया? तो ये है आपकी विरंजक चूर्ण बनाने की विधि। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विरंजक चूर्ण बनाने की विधि को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से ये समीकरण लिख सकते हो, जिसमें हमें बुझे हुए चूने की अभिक्रिया कराते हैं क्लोरीन के साथ, और इन दोनों की अभिक्रिया कराने के बाद हमें क्या मिलता है? विरंजक चूर्ण मिलता है। और ये तो आपको पता ही होगा क्या है। H2O क्या होता है? किसका फॉर्मूला होता है? H2O जल का, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है बेटा, जब आप क्या करते हो किसी भी, जैसे कि आपने विरंजक चूर्ण पढ़ा, ठीक है। तो आपको किसी भी उसका जैसे विरंजक चूर्ण पढ़ा है तो इसका आपको क्या होना चाहिए? दोनों चीजें याद होनी चाहिए। रासायनिक नाम क्या होता है और रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो रासायनिक सूत्र भी पता होना चाहिए, रासायनिक नाम भी पता होना चाहिए, और साथ ही अगर उसको बनाने के लिए कोई समीकरण है, कोई रासायनिक समीकरण अगर आपको आती है तो आप उसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो आपने इन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1 मिनट। चलिए देखिए, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? उस धातु का नाम व प्रतीक बताइए। उस धातु का नाम व प्रतीक बताइए जो क्या करता है? सामान्य ताप पर भी, ठीक है, सामान्य ताप पर भी कौन सी अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में रहता है, ठीक है। उस धातु का नाम बताना है जो सामान्य ताप पर क्या रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। तो धातु क्या है आपकी? मरकरी, ठीक है। तो सामान्य ताप ऐसी धातु कौन सी है? मरकरी है, जो कि क्या करती है? सामान्य ताप पर भी द्रव अवस्था में रहती है, ठीक है। लेकिन अगर इसी के साथ आपसे धातु ना पूछकर अधातु पूछा जाएगा तो उसका आंसर है ब्रोमीन, ठीक है। तो ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो क्या है? सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। और दोनों का प्रतीक भी आपको याद होना चाहिए। मरकरी का जो प्रतीक है उसे Hg होता है, और ब्रोमीन का जो प्रतीक है वो Br होता है। और यहाँ पे मरकरी को आप पारा भी कह सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? अब जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनानी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, पहले जो बिंदु संरचना बनानी है वो किसकी बनानी है? NH3 की बनानी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आपको यहाँ पे देखिए, N है, N के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? N के जो होते हैं वो N के 7। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। बाह्य कक्षा में इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक हो गया। और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 होता है। इसे पूर्ण करने के लिए कितने चाहिए होते हैं? 2 चाहिए होते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब हमारा क्या है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन बोला हमने? 5 इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षा में होते हैं, ठीक हो गया। तो इसको हम बनाते हैं। यहाँ पे जो नाइट्रोजन के परमाणु हैं इनको हम एक डॉट यानी कि बिंदु के थ्रू दिखाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक हो गया। ये क्या है? हमारे नाइट्रोजन के परमाणु, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन हमने बना दिए। अब हमने हाइड्रोजन के बनाने हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? H3 लिखा है तो हाइड्रोजन 3, ठीक हो गया। ये है
हाइड्रोजन के कितने होते हैं, 1 होता है, ठीक है, बाह्य कक्षा में। तो इसको हम क्रॉस से दिखा देते हैं, ठीक है। ये हमारे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम क्या करते हैं, इनकी साझेदारी करवाते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन को अपने कक्ष पूर्ण करने के लिए कितने जरूरत होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये इस नाइट्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा, ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा, और ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा, ठीक है। ये तो हाइड्रोजन के कंप्लीट हो गए। अब हमें क्या करना है, नाइट्रोजन के कंप्लीट करने हैं। तो नाइट्रोजन को अपना कक्ष पूरा करने के लिए, अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए होते हैं, 8 चाहिए होते हैं। तो 5 तो उसके पास है, 3 उसको और चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस नाइट्रोजन की इन सभी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बनाओगे बेटा। यहाँ पे मेरा थोड़ा वो हो रहा है, सही से नहीं बन पा रहा है, लेकिन आप इसको अच्छे से बनाओगे, ठीक है। इस तरीके से आप दिखाओगे, ठीक है। तो देखो नाइट्रोजन के भी कितने हो गए, 1 2 3 4, 1 2, एक मिनट है, मैं दूसरे कलर से दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे 1 2 ये हो गए हाइड्रोजन के, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, कितने हो गए, 4, 2 ये हो गए 6, और 2 ये हो गए 8। तो नाइट्रोजन का भी अष्टक पूरा हो गया, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन को 2, यहाँ भी हाइड्रोजन को 2, यहाँ भी हाइड्रोजन को 2, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे नाइट्रोजन को अपना कक्ष पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी। तो यहाँ पे उसको 8 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो चुकी है, ठीक है। समझ में आया, ये था NH3 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। अब उसके बाद हमारा है C2H4 की बिंदु संरचना, किसकी बनानी है, C2H4 की बिंदु संरचना बनानी है। तो इसके लिए देखो C2 बोले, इसके लिए आपको पता होना चाहिए C के बाह्य कक्ष में कितने होते हैं, 4 होते हैं, और हाइड्रोजन का तो आपको पता है, ठीक है। अब इसको भी अपने अष्टक पूर्ण करने होते हैं। तो सबसे पहले देखिए C2 बोला है, तो C कितने आएंगे, C कार्बन, ठीक है, 2 आ गए। इनके कितने बोला हमने, बाह्य कक्ष में कितने परमाणु होते हैं, 2, सॉरी 4 होते हैं, ठीक है। 2 यहाँ बनाओगे, 2 यहाँ बनाओगे, ठीक है। ये हम डॉट से दिखा रहे हैं इसको, ठीक है। इस कार्बन के 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, ठीक है। अब हमें हाइड्रोजन लेने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। तो एक ये हाइड्रोजन, 2 3 और 4, ठीक है। ये हाइड्रोजन के परमाणु, हाइड्रोजन की बाह्य कक्षा में कितने होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के परमाणु हो गए, जो क्रॉस से दिखाया है वो हमने हाइड्रोजन के परमाणु है, और जो बिंदु से दिखाया है वो कार्बन के परमाणु है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसके कंप्लीट करते हैं, हाइड्रोजन के कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के कंप्लीट करने के लिए देखो, हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ साझेदारी करेगा, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ साझेदारी करेगा, ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ साझेदारी करेगा, और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ साझेदारी करेगा, ठीक है। तो इन सभी हाइड्रोजन को डुप्लेट बनाने के लिए जिन इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी वो पूरे हो गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों कार्बन के अष्टक पूरे करने हैं, ठीक है। तो पहला जो ये कार्बन है, इसको कितने, 4 हैं इसके पास, ठीक है। तो इसको अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं बाह्य कक्षा में। तो ये क्या करेगा, इन सब के साथ साझेदारी करेगा, ठीक है। यहाँ पे इससे दिखाते हैं, यहाँ से आप इसको अच्छे से बनाना बेटा, मेरा थोड़ा वो हिल जा रहा है ना, तो सही से बन नहीं पा रहा है, ठीक है। ये हो गया। और ये जो कार्बन बनाएगा वो इस तरीके से बनाएगा, सॉरी, ठीक है। अब देखिए इस कार्बन के, देखिए 2 तो ये हो गए, ठीक है, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए 4, 2 ये हो गए 6, और 2 ये हो गए 8, ठीक है। इस कार्बन के पूरे हो गए। अब दूसरे वाले कार्बन के देखो, इस वाले कार्बन के 2 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, और 2 ये हो गए, यानी कि 2 4 6
8। तो दोनों कार्बन के अष्टक पूरे हो गए और इन चारों हाइड्रोजन के डुप्लेट पूरे हो गए, यानी कि दो इन्होंने भी अपने इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी कर दी और इन्होंने भी अपने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर दी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हो। ठीक है, मेरा यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना है, तो आप इसको सही से अच्छे से बनाना। बस आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी करते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब हमारा इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हो। और जो ये C2H4 है, इसको आप एथिलीन भी बोलते हो। ठीक है, तो इनके नेम भी आपको पता होने चाहिए कि आपने इनका नाम क्या है। ठीक है, तो C2H4 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, एथिलीन। क्या है, एथिलीन। ठीक है, अब वहां पे जाते हैं हम क्वेश्चन 9, जो कि है बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एक लिंगी और उभयलिंगी पुष्प से आप क्या समझते हैं तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो एक आपने पढ़ा होगा पुष्प। ठीक है, पुष्प की अनुदैर्घ्य काट ये आपने पढ़ा होगा, उसमें आपको बताया गया होगा कि पुंकेसर कहाँ पे होता है, स्त्री केसर कहाँ पे होता है। ठीक है, तो 9th जो क्वेश्चन है हमारा ये है, एक लिंगी और उभयलिंगी से आप क्या समझते हैं। तो जो एक लिंगी पुष्प है वह क्या होता है, जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर, ठीक है, पुंकेश्वर अथवा स्त्री केसर, इन दोनों में से कोई एक जननांग होता है। ठीक है, या तो उस पुष्प में पुंकेश्वर होगा या फिर स्त्री केसर होगा। जब इन दोनों में से केवल एक जननांग पुष्प में होता है तो उसे हम एक लिंगी कहते हैं। देखो नाम से ही पता चल रहा है ना, एक लिंगी, तो उसमें या तो पुंकेश्वर होगा या फिर स्त्री केसर होगा। ठीक है, जब इन दोनों में से कोई एक जननांग होगा तो उसे हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। और इसके जो उदाहरण है वो क्या है, पपीता और तरबूज। ठीक है, पपीता और तरबूज किस तरीके के, पपीता और तरबूज में जो पुष्प आता है वो किस तरीके का पुष्प होता है, एक लिंगी पुष्प होता है। ठीक है, दूसरा है उभयलिंगी पुष्प। उभयलिंगी पुष्प क्या होता है, उभयलिंगी पुष्प ऐसा पुष्प जब उसमें पुंकेश्वर, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे ये सर लिखा है, इसको हम बोलेंगे पुंकेसर। ठीक है, तो जब किसी पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होंगे, ठीक है, पुंकेश्वर भी होगा और स्त्री केसर भी होगा, तो उसे हम कहेंगे उभयलिंगी पुष्प। ठीक हो गया, तो जब किसी पुष्प में स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों जननांग उपस्थित होंगे तो उसे हम उभयलिंगी पुष्प कहेंगे। इसके एग्जाम्पल आपको दिए हैं सरसों और गुड़हल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जब पुष्प में केवल एक ही जननांग होगा, या तो स्त्री केसर होगा या फिर पुंकेसर होगा, तो उसे हम एक लिंगी कहेंगे। और जब पुष्प में स्त्री केसर भी और पुंकेसर भी दोनों उपस्थित होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, उभयलिंगी पुष्प कहेंगे। ठीक हो गया, समझ में आया यहाँ पर तक। अब आता है हमारा क्वेश्चन 10th और आज का ये है लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, तो बच्चे का लिंग निर्धारण किस तरीके से होता है ये पूछा गया है। सबसे पहले जो आपका यहाँ पे क्या है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है पूछा गया है। तो इसका जब आंसर आप लिखोगे तो सबसे पहले आप बताओगे कि लिंग निर्धारण क्या है। ठीक है, तो जो लिंग निर्धारण है ये क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित हो पाता है कि उत्पन्न होने वाला प्राणी स्त्री है या फिर पुरुष है, नर है या फिर मादा है, इसका हम पता लगाते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है आपने, लिंग निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित हो पाता है कि उत्पन्न होने वाला प्राणी नर है या मादा है। ठीक है, तो इसका पता लगाने के लिए हमारे पास यहाँ
इसके बारे में हमने लिखा मनुष्य में लिंग निर्धारण। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे हम क्या लिखा है, लिंग निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित हो पाता है कि उत्पन्न होने वाला प्राणी नर है या फिर मादा है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चंस में थोड़ी थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक भी हो रही है, तो इसको मैं करेक्ट कर दे रही हूँ, आप नोट कर लेना। ठीक है, तो हमारा है अब यहाँ पे मनुष्य में लिंग निर्धारण होता कैसे है ये नीचे लिखा गया है। ठीक है, तो क्या लिखा है, मनुष्य में, मिस्टेक हो रही है थोड़ी, मनुष्य में 23 है। ठीक है, यहाँ पे गलती से 30 टाइप हो रखा है। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं जिनमें से 22 जोड़ी ऑटोसम होते हैं। ठीक है, तथा एक जो शेष गुणसूत्र होता है वह किसमें सहायक होता है, लिंग निर्धारण में सहायक होता है, जिसे हेट्रोसोम कहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। टोटल कितने होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े। ठीक हो गया, 23 जोड़े में से दोनों में यानी कि नर में भी 23 होते हैं, मादा में भी 23 होते हैं। 23 में से जो 22 जोड़े होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोसम यानी कि सेम होते हैं, दोनों में, नर में भी मादा में भी। ये जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं ये सेम होते हैं, लेकिन एक जोड़ा ऐसा होता है जो दोनों में अलग अलग होता है, और जिससे क्या होता है, जो किसमें सहायक होता है, लिंग निर्धारण के लिए सहायक होता है। ठीक है, तो ये जो एक जोड़ा है इसे हेट्रोसोम कहा जाता है, और जो 22 जोड़े हैं उन्हें ऑटोसोम कहा जाता है। ठीक हो गया, ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि, मैं बता दूं, उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा गया है कि पुरुष की जनन कोशिका में 22 जोड़े, ठीक हो क्या, 22 जोड़े होते हैं XY। ठीक हो गया, 22 जोड़े, यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख देती हूँ, यहाँ आपका पुरुष और यहाँ पे है महिला, सॉरी, नर मादा। ठीक है, इस तरीके से लिखोगे। देखो इसमें भी 22 जोड़े हैं। ठीक है, 22 जोड़े गुणसूत्र हो गए, इसमें भी 22 जोड़े गुणसूत्र हो गए। ये कौन से गुणसूत्र हैं, इन्हें क्या कहते हैं, ऑटोसम कहा जाता है। ठीक हो गया, ये ऑटोसोम हो गए। अब 22 जोड़ों में 22 जोड़े तो ये हो गए, और एक जोड़ा होता है XY, किसमें, नर में, और मादा में क्या होता है, 22 जोड़े तो ऑटोसोम हो गए, और एक जो हेट्रोसोम होता है वो क्या होता है, XX। ठीक है, नर में होते हैं XY और मादा में होते हैं XX। अब इनके द्वारा यानी कि ये जो XY एक जोड़ा जो गुणसूत्र एक्स्ट्रा है, इस गुणसूत्र के वजह से ही हम पता लगा सकते हैं कि जो होने वाला प्राणी है, जो उत्पन्न होने वाला प्राणी है, वो लड़का होगा या फिर लड़की होगी, नर होगा या फिर मादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आप बना सकते हो। इसमें एक्स्ट्रा क्या हो गया, XY, इसमें है एक्स्ट्रा XX। ठीक हो गया, एक जोड़ा जो हेट्रोसोम है वो इसमें नर में क्या होता है, XY होता है, और मादा में XX होता है। ठीक है, तो जब नर का X और मादा का X, ये दोनों XX मिलते हैं, तो हमारा जो उत्पन्न होने वाला प्राणी होता है वो क्या होता है, मादा। ठीक हो गया, और जब नर का Y और मादा का Y ये दोनों मिलते हैं तो जो हमारा क्या बनता है, XY गुणसूत्र वाला प्राणी बनेगा, जो कि हमारा क्या होगा, नर। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि जो उत्पन्न होने वाला प्राणी है वो नर है या मादा है। ठीक है, तो ये है हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। यहीं पे हमारी क्लास एंड होती है। ये इस क्लास का पार्ट 2 था। अब इसी तरीके से एक पार्ट और आएगा जिसमें हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो 3 या फिर 4 या फिर 5 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू। इसी तरीके से हमारी क्लास में बने रहिए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। थैंक यू।